नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनुप उपाध्याय। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई और हिंसा के बाद कुछ गांव के हिंदू अपने गांव को छोड़कर दूसरे जगह पलायन होने लगे। इसको लेकर आरोप और प्रत्यारोप जो है वो चल रहा है और इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में भाजपा के नेता मिथुन चक्रवर्ती का एक आरोप जो है वो ममता बनर्जी के ऊपर लग चुका है। यह कहते हैं कि ममता बनर्जी ने ही बंगाली हिंदुओं का जीवन जो है वो खतरे में डाल दिया है और ममता बनर्जी के कारण ही बंगाली हिंदू जो है वो बेघर है। बंगाली हिंदुओं को राह शिविरों में जो है वो खिचड़ी खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। बंगाली हिंदुओं का दोष क्या है? साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस समय सरकार बंगाल में भाजपा की नहीं है बल्कि तृणमूल कांग्रेस की है और कानून व्यवस्था जो है वो राज्य की जिम्मेदारी है। और इसमें अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी ने कानून व्यवस्था को सही तरीके से मेंटेन नहीं किया, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया और दो समुदायों के बीच में अशांति पैदा की। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि वक्फ कानून के बाद जिस प्रकार से बंगाल पर हिंदुओं पर हमला हो रहा है, इसका असली जिम्मेदार कौन है? क्या मोदी इसके लिए जिम्मेदार है या ममता बनर्जी जिम्मेदार है? और हम जानेंगे कि ये जो हिंसा हो रहा है जिसमें हिंदुओं को जो है वो टारगेट करके मारा गया है, कोशिश यही की गई है कि जो 1946 की घटना हुई थी 16 अगस्त की, उसी घटना को फिर से दोहराया जाए। यानी कि हिंदुओं के मन में एक डर पैदा किया जाए जिसके बाद हिंदू पलायन करने को मजबूर हो जाए। अब ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट जो है वह कल विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महासचिव मिलिंद परांडे ने भी कहा। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो धुलियान है, सूती है, शमशेरगंज है, वहां हिंदुओं के ऊपर जो हमले हुए हैं, इस हमले को देखकर 1990 का कश्मीर याद आ जा रहा है, जहां कश्मीरियों को पलायन करने के लिए, कश्मीरियों को वहां से हटाने के लिए जो है वह इस प्रकार के दंगे होते थे। आपकी स्क्रीन पर इंडिया टुडे का ये कटिंग नजर आ रहा होगा, जहां आपने देखा कि ये मिथुन चक्रवर्ती का स्टेटमेंट है। वो कहते हैं, नॉट द बीजेपी, इट इज ममता बनर्जी हु इज fomenting communal tension, says creating unrest among communities. Mamata Banerjee is a threat to the Bengali Hindu community. वही दूसरा स्टेटमेंट इंडियन एक्सप्रेस से हमने कोट किया है। इंडियन एक्सप्रेस में जो है वीएचपी का ये स्टेटमेंट कोट किया गया है, जिसमें अटैक ऑन हिंदूज इन बंगाल, एग्जैक्ट रिपीटेशन ऑफ इंसिडेंट इन कश्मीर सेंटर मस्ट इंटरवीन। मतलब इन्होंने कहा कि जो भैया कश्मीर में जिस प्रकार से 90 के दशक में होता था, सेम वैसा ही बंगाल में रिपीट हो रहा है और यहाँ केंद्र को जो है वो क्या करना चाहिए, बीच में आना चाहिए। केंद्र सरकार को यहाँ हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। इन्होंने ये भी कहा कि जो कंडीशन हमें देखने को मिल रही है कि यह अटैक जो है वो हिंदुओं के ऊपर धुलियान, सूती, शमशेरगंज जो कि मुर्शिदाबाद के जो क्षेत्र हैं, इस जगह पर हमला किया गया है और बंगाली हिंदुओं को जो है वो फोर्स किया गया है कि वह अपने ही स्टेट में रिफ्यूजी बन जाए। वो मालदा में जाकर शेल्टर ले रहे हैं, मुर्शिदाबाद से मालदा गए हैं और कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट है वह रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति है कश्मीर में हुआ घटना का। इन्होंने कहा कि ये जो पूरा का पूरा जो हमला है यह जिहादी मानसिकता का है और इसके लिए राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि वक्फ आंदोलन के नाम पर बंगाल में, सिलीगुड़ी में, 24 परगना में, मुर्शिदाबाद के क्षेत्र में इस प्रकार की कोई भी स्थिति जो है वो खराब ना हो और कानून व्यवस्था ना बिगड़े। अगर राज्य कानून व्यवस्था को सही तरीके से नहीं बचा पाता है तो केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। परसों की मैं बात करूं यानी कि मंगलवार की, मैं ये बातें जो कर रहा हूं, आज बृहस्पतिवार मिथुन चक्रवर्ती, कल बुधवार की मैं बात करूं तो वीएचपी, कल ममता बनर्जी ने भी बयान दिया। परसों यानी कि मंगलवार की बात करें तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू, वो केरल की यात्रा में थे और उन्होंने भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के ऊपर जो है वो आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है वह बंगाल में संशोधित वक्फ अधिनियम को लागू करने का विरोध कर रही हैं और उनके विरोध के कारण ही जो है वह पश्चिम बंगाल में हिंसा जो है वो भड़क चुका है। उन्होंने कहा कि एक पश्चिम मतलब एक मुख्यमंत्री जो कि अगर कोई भी बिल सदन से पास हुआ है, जब वो कानून बन चुका है, तो कोई राज्य ऐसा कैसे कह सकता है कि इस कानून को हम अपने राज्य पे लागू नहीं करने देंगे। अगर उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई भी गलतफहमी है या किसी भी प्रकार का कोई संदेह है तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट के शरण में जाना चाहिए, कोर्ट इस पर निर्णय लेगा। लेकिन राज्य का अगर कोई संवैधानिक पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो ऐसे बातें कैसे कह सकता है
कि वह किसी भी संवैधानिक बातों को जो है वो पालन नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से किरण रिजिजू चीजें यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर जो अपना वो रूप दिखा रही हैं, इस तरह का रुख जो है वो संवैधानिक ढांचे और कानून के शासन को जो है वो कमजोर करने वाला है। और वक्फ अधिनियम से संबंधित बंगाल में जो अभी हिंसा हो रही है, उसके लिए सीधे सीधे अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी जो है वो जिम्मेदार है। लेकिन अगर हम इसी बात को लेकर और भी चीजों को अगर हम देखें, इस बात को लेकर और भी चीजों को समझने का प्रयास करें, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम मैप देखेंगे, इस मैप को देखकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है, क्या बातें नहीं है, है ना। तो सबसे पहले तो आप मैप देख लीजिए और इस मैप में आप लोकेशन को पहले ध्यान से देखिए। तो ये आपको मुर्शिदाबाद का क्षेत्र नजर आ रहा है, ये नदिया का क्षेत्र नजर आ रहा है, ये हुगली का क्षेत्र नजर आ रहा है, ठीक। यह 24 परगना का क्षेत्र है और इधर है बांग्लादेश है, आप देख रहे हैं। ये सब बॉर्डर एरिया है और बहुत ही आसान है कि यहां से घुसपैठ जो है वो इस क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में कर दिया जाता है। अब जब आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं, तो इसी में ममता बनर्जी भी जो है वो क्यों चुप रहे। ममता बनर्जी ने जो है वो कल इमामों की एक सभा जो है, उस सभा को जो है वो इन्होंने संबोधित किया। आपके स्क्रीन पर जो है ये उस सभा की तस्वीर है। और मुर्शिदाबाद के दंगे के बारे में इन्होंने कहा कि देखिए, मुर्शिदाबाद में जो भी दंगा हुआ है वो सभी जो है वो प्री प्लान्ड है। और इन्होंने भाजपा के ऊपर आरोप तो लगाया ही, लेकिन भाजपा के साथ साथ ममता बनर्जी ने बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि हमारी पैरामिलिट्री है, और साथ में सेंट्रल एजेंसीज के ऊपर भी आरोप लगा दिया कि बीएसएफ, सेंट्रल एजेंसी और भाजपा, यह तीनों मिलकर जो है वह बंगाल के अंदर हिंसा फैला रही है। इन्होंने तो आरोप लगाते लगाते ये भी कह दिया कि बांग्लादेश ये जो घुसपैठी हैं, उनको बीएसएफ ने जो है वह बंगाल के अंदर अंदर एंट्री करवाया और उसके बाद उन्हीं से जो है दंगा कराया। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी हैं, उन्होंने भी जो है वो बड़ी बड़ी बातें करके जो है उस दंगे को भड़काने का काम किया। अब ममता बनर्जी का जो ये बयान है, ममता बनर्जी ने इस पूरे संबोधन में क्या क्या बातें कही, आपके स्क्रीन पर जो है वो पूरा लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि मुझे मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में बांग्लादेश के शामिल होने की खबर मिली है। क्या बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ की भूमिका नहीं है? राज्य सरकार अंतरराष्ट्रीय सीमा की रक्षा नहीं करती है, केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो एक तरह से तो ये सीधे बीएसएफ के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठा दिए हैं कि बीएसएफ ने जो है वह अपनी गलतियों के कारण, बीएसएफ की गलती के चलते यह चीज हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से अमित शाह पर नियंत्रण रखने का अनुरोध करूंगी, वह अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद के हिंसा में मारे गए लोगों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की और साथ ही राज्य के मुख्य सचिव को बीएसएफ की भूमिका को जांच करने का भी निर्देश दे दिया। मतलब कि बीएसएफ की भूमिका क्या है, इसके लिए उन्हें राज्य के जो मुख्य सचिव हैं उनको कहा कि आप जांच कीजिए। और साथ में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पैरामिलिट्री है वह गृह मंत्रालय के अधीन है, तो इन्होंने कहा कि ये अमित शाह ही जो है वो इस प्रकार का काम जो है वो पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, ठीक। तीसरी अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस वक्फ हिंसा में शामिल है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। अगर हमारे नेता हिंसा में शामिल होते तो हमारे नेताओं के घर के ऊपर हमले क्यों हुए रहते, है ना। भाजपा कुछ मीडिया संस्थानों को पैसा लेकर बंगाल को बदनाम करने के लिए अन्य राज्य में हुई हिंसा का वीडियो प्रसारित करवा रही है। तो कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं कि आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं। ममता बनर्जी जो है वो भाजपा के ऊपर, बीएसएफ के ऊपर, सेंट्रल एजेंसी के ऊपर आरोप लगा रही हैं और भाजपा जो है वो ममता बनर्जी के ऊपर और आरोप लगा रही है। और इस राजनीति में अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की आम जनता जो है वह अपना जीवन खतरे में रखी हुई है। मैंने जब इस टॉपिक को शुरुआत की थी तो मैंने कहा था कि 1946 की घटना फिर से जो है वो दोहराई जा रही है। 1946, आप जानते हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जो कि उस समय मुस्लिम लीग के द्वारा हुआ था। और मुस्लिम लीग के द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुआ था वह यही क्षेत्र मुर्शिदाबाद, हुगली, 24 परगना का क्षेत्र था, जहां कत्लेआम हुआ था किसका, हिंदुओं का। लगभग 1 लाख लोग जो है वो घर छोड़ के जा चुके थे। मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान पर जो है इस प्रकार की घटनाएं हुई थी। 6,000 से अधिक लोगों की हत्या हुई थी, 20,000 से अधिक लोग जो है वह घायल हुए थे। तो कुल मिलाकर जो 1946, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो हुआ था, सेम वही घटना बंगाल में बार बार क्यों देखने को मिल रही है। क्यों हिंदुओं के ऊपर जो है वो, बंगाली हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है और बंगाली हिंदुओं के ऊपर हमला करके क्यों प्रयास किया जा रहा है कि बंगाली हिंदू जो है वो इस क्षेत्र से पलायन करने को मजबूर हो जाए।
कार्टून के माध्यम से भी इस चीज को समझाया गया है कि किस प्रकार से ममता बनर्जी जो है वह दंगे में लगी हुई आग को बुझाने का काम कर रही हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को उन्होंने अपने पैरों से दबा रखा हुआ है। तो इस प्रकार से भी जो है वह इनके कृत्यों के ऊपर जो है वो संदेह लगा उठ जो है वो है। आपके स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं, मुर्शिदाबाद के जंगीपुर और सूती इलाके की तस्वीरें हैं। 11 अप्रैल के दोपहर 12 से 1 बजे के बीच की तस्वीर है। आप इस वीडियो को देखिए जिसमें कि यह प्रदर्शन होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपके स्क्रीन पर मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन के दौरान भीड़ जब हिंसक हो गई थी और पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की जा रही थी, तब की तस्वीर जो है वो आपको देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, ये भी तस्वीर जो है वो हिंसा के बाद जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए, तब की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। भड़के हिंसा के बाद पिता और बेटे को पीट पीट कर मार डाला गया था। जिस मुर्शिदाबाद के हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई थी, 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था और हिंसाग्रस्त क्षेत्र में केंद्रीय पुलिस बलों के 1600 जवान जो है तैनात कर दिए गए थे। यह तब की तस्वीर जो है वो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। अब मुर्शिदाबाद के हिंसा को अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ कनेक्शन जोड़ने का काम हो रहा है। बांग्लादेश के साथ कनेक्शन जोड़ने के काम में अगर हम बात करें तो बात यह हो रही है कि जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुआ, इसमें बांग्लादेशी कट्टरपंथी जो है वो शामिल हैं। और बांग्लादेशी कट्टरपंथियों में अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के 2 कट्टरपंथी संगठन, एक है आपके स्क्रीन पर है जमात उल मुजाहिदीन जो कि आप देख रहे हैं बांग्लादेश का है, और दूसरा जो है वो आपका एबीटी, एबीटी का मतलब है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम। कहा यह जा रहा है कि इन दोनों ने मिलकर जो है वह पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में इस प्रकार के हिंसा को इन्होंने बढ़ाया हुआ है। अब जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के बारे में बात करें दोस्तों तो ये वही संगठन है जिसने बांग्लादेश में शेख हसीना को पद से हटाने के लिए जो आंदोलन चलाया था, क्योंकि इस संगठन के बारे में कहा जाता है कि यह संगठन जो आपको देखने को मिल रहा है, यह संगठन आईएसआई और अलकायदा के बहुत ही करीब है। और इसकी पूरी की पूरी कोशिश यही है कि बांग्लादेश की स्थिति तो खराब करना ही है, साथ में पूर्वोत्तर भारत की स्थिति को भी जो है वो खराब करना है। क्यों? क्योंकि आईएसआई का पूरा फोकस जो है वो ये है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्र में जो है वह घुसपैठ को बढ़ाए, यहाँ की स्थिति को जो है वो और भी चिंताजनक बनाने का प्रयास जो है आईएसआई के द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जमातुल मुजाहिदीन का नाम जो है वो भी इस हिंसा में जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक। अब लोग जो है वहां के क्या कह रहे हैं, तो लोग वहां कह रहे हैं कि जब बीएसएफ आई है तभी वहां जो है वो शांति है। जब तक बीएसएफ नहीं थी स्थिति काफी ज्यादा खराब थी, लोकल पुलिस जो है वो हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। अब जब हिंसा हुई तो महिलाओं के साथ भी बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ। इसको लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने हिंसा के क्षेत्र में जाकर जो है वहां की जांच करने की बात की है और हिंसा से प्रभावित लोगों से मिलने की जो है वो बात की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके स्क्रीन पर वक्फ संशोधन बिल के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपको देखने को मिल रही है। इस पर हमने काफी चर्चा की हुई है, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। आप अपने स्क्रीन पर इसको देख रहे हैं। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप पॉज करके थोड़ी देर में ये पूरा 1950 से लेकर अभी तक की क्या स्थिति है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो बात केवल पश्चिम बंगाल की नहीं है। पश्चिम बंगाल के अलावा अगर हम बात करें तो 11 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में भी इस प्रकार के हिंसा देखने को मिला। 12 अप्रैल को त्रिपुरा में भी इस प्रकार का हिंसा देखने को मिला। 13 अप्रैल को असम के सिलचर में प्रदर्शन किया गया जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जो है वो झड़प देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी जो है वो ऐलान किया है कि वो 87 दिनों तक जो है वो प्रदर्शन करेंगे और इस प्रदर्शन की शुरुआत 11 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक होगा, जिसमें वह वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर जो है कराएंगे और यह हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री मोदी को जो है भेजेंगे, जिससे कि अगले फेज की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। वक्फ कानून के बारे में जो है थोड़ी सी और जानकारी है कि इस पूरे कानून में 14 बड़े बदलाव किए गए हैं और इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहली कैटेगरी है वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है जिसमें 5 पॉइंट हैं। दूसरी कैटेगरी है जिसको हम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे नियंत्रण की बात करें जिसमें 6 पॉइंट हैं। और तीसरा अगर हम बात करें तो वक्फ की विवादित प्रॉपर्टी का निपटारा कैसे किया जाएगा, इस पर चर्चा की गई है। इसमें 3 पॉइंट है। आप यहां भी वीडियो को पॉज करके जो है इसको देख सकते हैं। अब पूरा का पूरा जब मामला जो है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। कल सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पहली बैठक हुई थी, जिस पहली बैठक में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कल जो बात किया था यानी कि बुधवार को 2 घंटे की सुनवाई हुई और इसमें कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा जो याचिकाएं दायर की गई थी उस पर जो है वो केंद्र सरकार से जवाब मांग रहा था। लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है
कि देश भर में जो हिंसा हो रही है, इस हिंसा के माध्यम से जो है वो दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि दबाव में आकर जो है वो फैसला किया जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति जो है देखने को मिल रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार जो चिंता जताई है, वो चिंता क्या जताई है? सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जैसे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, वो बार-बार एक ही बात कह रहे हैं कि एक बात बहुत परेशान करने वाली है, वह है हिंसा। यह मामला कोर्ट में है, तो हम इस पर फैसला करेंगे। दूसरा, तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, वो ये कह रहे हैं कि वक्फ कानून के विरोध में हिंसा दबाव बनाने के लिए जो है वो कराई जा रही है, यानी कि पूरी की पूरी हिंसा प्लान्ड है, जिससे कि सरकार दबाव में आ जाए और सरकार दबाव में आकर जो है वह फैसला ले। आज जो फिर से कोर्ट में जो है वो बैठक हुई, इसमें वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज जो है वो लगभग 1 घंटे की सुनवाई हुई और सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा और अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिका ही जो है दायर की जाए और उन्हीं पर सुनवाई होगी। तब तक सरकार को जो है वह 3 निर्देश जो है वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। क्या 3 निर्देश दिए गए हैं? पहला, वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति में किसी भी प्रकार की बदलाव नहीं किए जाएंगे। दूसरा, वक्फ से वक्फ घोषित संपत्ति डीनोटिफाइड नहीं होगी, वह वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। और तीसरा, वक्फ बोर्ड और केंद्रित वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति जो है वो नहीं की जाएगी। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आपके क्या विचार है? बंगाल में जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार? क्या यह पूरा का पूरा नियोजित है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है, या राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है? लेकिन राजनीति में यह कैसी मंशा है कि हम पैरामिलिट्री और मिलिट्री के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा दें? क्या बीएसएफ के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना और बीएसएफ को अपनी इस ओछी राजनीति में खींचना सही है, वाजिब है? आपके क्या जवाब हैं? कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। और वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।